अच्छा, अंता उपचुनाव को लेकर के हम चर्चाएं करते हैं कि अंता उपचुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है? 80.32 के करीब वोटिंग हुई है। कैसा देखते हैं कि अंता उपचुनाव में कौन बल्लेबाजी कर रहा है? देखो, अंता का उपचुनाव जो है पहले दिन से ही नरेश मीणा कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे और नरेश मीणा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया क्योंकि अंता में भाया ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भाया है, इसलिए कांग्रेस की टिकट उन्हें नहीं मिली। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो मेरे घर पर भी आए तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उससे मैं निर्दलीय लड़ूंगा। और इस सारे के बीच भाजपा के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने प्रारंभिक 10-5 दिन में अपनी स्ट्रेटजी फाइनल कर ली थी। कांग्रेस के लोग शिष्टाचारवश फार्म भरने की रैली में सब लोग गए, एक भी नेता नहीं बचा। आफ्टर देन सब गायब हो गए, अकेले भाया लड़ रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमने जब एक कार्यक्रम किया था, आप भी खुद उसमें आए थे, तब तक कोई नहीं गया था वहां पर, केवल मोरपाल सुमन अकेले लड़ रहे थे और अपना कार्यक्रम चला। उसके 10-5 दिन बाद सब गए। अंत में तो स्थिति ये थी कि भजन लाल जी भी 2 बार रोड शो करके आए, मुख्यमंत्री पूर्व वसुंधरा जी जो है वो 5 दिन कैंप किए, सब नेता गए, मंत्री गए, मुख्यमंत्री गए। ये केवल दिखावे की पॉलिटिक्स है, क्योंकि सरकार पर इस जीत और हार का कोई फर्क ना तो भजनलाल जी को पड़ रहा है ना पार्टी को पड़ रहा है। पर पार्टी गंभीरता से लड़ रही है, क्योंकि आप लोगों ने खबर चला दी तो पार्टी को अपने आप को गंभीर, आपकी बात का असर तो हुआ। आप पार्टी से भले ही दूर रहते हैं। मैं दूर नहीं रहता, पार्टी मेरे अंदर रहती है, मैं पार्टी से बाहर रहता हूं। पार्टी से बाहर, बिल्कुल। मैं पार्टी का जहां नुकसान होता है उस समय भी मैंने यही बोला था कि भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीतिक ग्रुप है वो अपने रणनीतिक लाभ के लिए पार्टी का नुकसान कर रहा है। और आज भी जो गेम खेला गया है वो दिखावे के लिए ज्यादा है। राजस्थान में बीजेपी अब चाहती है कि कांग्रेस और बीजेपी के अल्टरनेट के रूप में जनता का मूड बन रहा है, नुकसान हो सकता है, निर्दलीय ज्यादा आ सकते हैं, तो एक थर्ड फ्रंट नाम का ट्रायंगल बनाएंगी और उसके लिए बीजेपी कोई तो बहाना छोड़ेगी, तभी तो थर्ड फ्रंट बनेगा। और अंत में नरेश मीणा जो ट्रायंगल पैदा करेगा उसमें हनुमान भी शामिल होगा, उसमें दूसरी पार्टियों के जो नेता उसके मंच पर हैं वो भी शामिल होंगे, उसमें रविंद्र भाटी भी, राजकुमार रोत भी शामिल होगा। और ये सब जो होगा उसमें ट्रायंगल का बेनिफिट भाजपा अपने वोट बैंक के आधार पर और डबल इंजन सरकार के आधार पर लेने के लिए उसकी प्रस्तावना में इनडायरेक्ट सपोर्ट का गेम खेल रही है। राजनीति को नजदीक से समझने की कोशिश करोगे तो अंदर की बेईमानी बाहर नजर आती है, और राजनीति नेताओं के कहने के आधार पर चलोगे तो वो तो हर भाषण में कहते हैं आपको ये करना होगा, आपको ये करना चाहिए, खुद को क्या करना वो ना बताते हैं और ना दूसरों के सामने करते हैं। तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे। स्टार्टिंग में तो कांग्रेस और बीजेपी के नहीं पहुंच पाए, लेकिन जब बड़ी रैलियां हुई उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे, प्रमोद जैन भाया के, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर पहुंचे, मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे सिंधिया भी पहुंची, पूर्व मुख्यमंत्री, और भजनलाल शर्मा भी वहां पर पहुंचे, बड़ी बड़ी रैलियां करी। उसके बाद जो नरेश मीणा ने एंड में यानी कि हनुमान बेनीवाल को बुलाया, अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के जो नेता है संजय सिंह, उनको भी ला करके मैदान में खड़ा कर दिया, तो बड़ा एक माहौल सा बना के खड़ा। देखो, निश्चित रूप से ये जो नरेश मीणा है ये संघर्ष की राजनीति के पर्याय हैं और पूर्वी राजस्थान में उनका ठीक से प्रभाव है। वो अकेले लड़ रहे थे, उन्होंने हनुमान की टिकट नहीं लिया, अंत में हनुमान को भी बुलाने में सफल रहे। एक बात मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर्दे के पीछे एक दूसरे की कौन कैसे मदद करता है। कोटा के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि शांति धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल के साथ क्या किया, तो अब कांग्रेस में प्रहलाद गुंजल भाया के साथ अंदर से लगेगा, इसकी कल्पना भी करना बेईमानी है। और भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी और भजनलाल जी के बीच ये जो 2 साल का और उससे पहले 3 साल का जो नूरा कुश्ती वसुंधरा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व खेल रहा है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन उनको जिस प्रकार दूध में से मक्खी निकालकर फेंकते हैं वैसे अलग डाल रखा था। और अभी उनके बेटे को इस चुनाव का कैंपेनिंग इंचार्ज बनाना और फिर ये सारा सब कुछ करना, इसके पीछे कौन किसका क्या इस्तेमाल करना चाहता था वसुंधरा जी भी समझती है, मैं बोल रहा हूं, मैं समझता हूं। तो मुझे लगता है बहुत लोग समझते हैं, लोग बोलते नहीं है राजनीति में, और ये नहीं बोलने की जो बेईमानी है उसी का खामियाजा बेचारी जनता भुगतती है। अगर लोग बोलने लग जाएंगे, जनता समझने लग जाएगी, तो नेताओं की और राजनीतिक पार्टियों की बेईमानी भी खत्म हो जाएगी। जानू जी, क्या लगता है कि नरेश मीणा ज्यादातर टारगेट भाया को कर रहे थे? ज्यादातर आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे थे प्रमोद जैन भाया पर ही लगा रहे थे, मोरपाल सुमन पर वो कम जो है फाइट कर रहे। तो क्या लग रहा है कि जो फाइट है वो देखने को नरेश मीणा या फिर प्रमोद जैन भाया के बीच ही देखने को? देखो, ये सब तीनों पार्टियों की स्ट्रेटजी थी, लेकिन एक बात तो तय है, नरेश मीणा ने मोरपाल सुमन के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई। भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता पर कोई आरोप नहीं लगाया, और प्रमोद जैन भाया पर और गोविंद डोटासरा पर उसने जरूर हमला किया। इसके अलावा ना उसने कांग्रेस के किसी नेता को टारगेट किया, भाजपा का नाम तक नहीं लिया, मोरपाल सुमन की उल्लेख तक नहीं किया। इसका मतलब है
कि नरेश मीणा स्थानीय राजनीति में समीकरण को समझता है। ओम बिरला को उसने टारगेट किया, तो कौन सी बात बोलने से कौन सा लाभ होगा। और अब तो सारे आंकड़े सामने हैं, 268 के 268 बूथों पर जो है नरेश मीणा को वोट मिले हैं। और अब तो फलोदी सट्टा बाजार जो नरेश मीणा को काउंटिंग ही नहीं कर रहा था, अब तो उसके भाव खोल रहा है। तो निश्चित रूप से ग्राउंड पर जो चल रहा था वो समझ में आ रहा था। लेकिन भाई साहब, डबल इंजन की सरकार से, कांग्रेस जैसी पार्टी से, भाया जैसे वहां के दबंग नेता से कौन लड़ेगा, इसलिए जनता ने चुपचाप अपना काम किया है। वोटिंग के बाद कोई ज्यादा असर नहीं होता तो बातें खुलकर आ रही हैं। फलोदी सट्टा बाजार भी जो शटल था, अब उसने अपना शटर उठा के दिखाना शुरू कर दिया है। अंतिम सवाल पूछूंगा, क्या लग रहा है कि जातिगत फैक्टर कहीं दिखाई देगा? क्योंकि नरेश मीणा समाज से आते, बड़ा वोट बैंक है, मोरपाल सुमन सैनी समाज से आते, बड़ा वोट बैंक है, लेकिन प्रमोद जैन भाया के पास बड़ा वोट बैंक तो नहीं था, लेकिन व्यापारी वर्ग काफी उनके साथ में साथ दिखाई दे रहा है। देखो, प्रमोद जैन भैया ने वहां की राजनीति को हाईजैक किया था। वहां अंता और अंता के आसपास के जितने होटल थे सब उसने खुद ने बुक कर लिए थे। बीजेपी के लोग या बाकी लोग आए, उनको रहने के लिए होटल भी नहीं मिले, धर्मशाला भी नहीं मिले। ये परिस्थितियां ताकत और पैसे की राजनीति का संकेत हैं। और क्योंकि भाया रे भाया तूने खूब खाया का उल्लेख तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो निश्चित रूप से भैया ने अपनी आर्थिक ताकत का पूरा इस्तेमाल किया है और नरेश मीणा ने अपनी चतुर स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स का परिचय दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने अंत में हम मेहनत कर रहे हैं दिल्ली को दिखाने के लिए सबने ताकत झोंकी है। क्या लग रहा है, ऊंट किस करवट बैठे? अभी तो देखो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन नरेश मीणा की उपस्थिति जिस तरीके से उभर कर सामने आ रही है, जमीन की सच्चाई यही है कि नरेश मीणा इस चुनाव को कहीं कहीं निकालते नजर आ रहे हैं। बाकी तो भाजपा ने सत्ता का उपयोग नहीं किया हो, दुरुपयोग नहीं किया हो। अंतिम समय पर जिस प्रकार राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी बदले गए, हो सकता है उन्होंने गड़बड़ करने से मना किया हो, तो कोई नए लाने की सेटिंग हो रही हो, पता नहीं है अभी क्या किया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जंग और मोहब्बत में सब जायज है। बीजेपी नाजायज ना करे तो जनता की जीत होगी। बीजेपी अपनी मर्जी से जैसा कर ले तो फिर बीजेपी जीत जाएगी। निगाहें आपकी पूरी है भाजपा पर, लेकिन दूरी बढ़ते हुए क्या चक्कर? नहीं, बीजेपी को मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे बीजेपी की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा घर बीजेपी से नहीं चलता। बीजेपी है मेरे जैसे कार्यकर्ताओं से जरूर चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी थे हमारे साथ में कृष्ण कुमार जानू जी, जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं और जाट महासभा के महासचिव भी हैं। अब लगातार देखने को मिल रहा है, हमने अंता चुनाव पर भी बातचीत की और धर्मेंद्र पर भी बातचीत की, क्योंकि धर्मेंद्र को लेकर के जिस तरीके से सुर्खियां नेशनल मीडिया ने और मीडिया यानी कि सोशल मीडिया ने जिस तरीके से चलाया, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने जिस तरीके से ट्वीट किए, पोस्टें कर दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दी बगैर जाने सोचे समझे, तो ये किस तरीके से जाता है कि लोग जो है किस तरीके से एक दिशा में चल देते हैं किसी बड़े लीडर, लेकिन जांच पड़ताल नहीं करते। ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। लगातार हम आपको बातचीत करते रहेंगे उन सारे सब्जेक्ट पर जिस तरीके से अभी राजनीतिक पार्टियों के धर्मेंद्र को लेकर के इन्होंने चर्चाएं चलाई और ट्वीट किए, उन सबको लेकर के, और अंता विधानसभा चुनाव को लेकर के भी हमने बातचीत की। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।